देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी जारी है। इस बीच तीसरी लहर को लेकर टेंशन बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों पर ज्यादा कहर ढा सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी चेतावनी दी है कि सिंगापुर में मिला कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। बच्चों के लिए अभी वैक्सीन भी नहीं है। ऐसे में तीसरी लहर से बच्चों को कैसे बचाएंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है। हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन्फॉर्मेशन है कि कोविड छोटी उम्र में जब होता है या यंग व्यक्तियों में जब होता है तो एसिम्प्टोमेटिक होता है। बच्चों में वैक्सीनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है भारत में, तो बच्चों को खतरा ज्यादा है। बच्चे भी स्प्रेड करते हैं, खासकर जहां तक डेटा दिखाता है 10 साल की उम्र तक। देश में भी कोरोना की दूसरी लहर से चीख पुकार मची हुई है, तो वहीं तीसरी लहर की आहट ने सभी लोगों को टेंशन में डाल दिया है। इसमें भी आशंका इस बात की है कि ये तीसरी लहर बच्चों को बड़ी संख्या में चपेट में ले लेगी, कि बच्चों को भी एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होती है, बच्चे भी स्प्रेड करते हैं, खासकर जहां तक डेटा दिखाता है 10 साल की उम्र तक। और बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक है तो पता ही नहीं चलता। अगर हो तो सेल्फ प्रोटेक्शन के अलावा जो होम केयर के प्रिंसिपल्स बार बार हाईलाइट करते हैं उन पे भी लागू होते हैं। और अगर सिग्निफिकेंट डिजीज है तो उसको हमें प्रोटोकॉल के द्वारा हमें उसके ऊपर वॉच रखनी है। कोरोना की फर्स्ट वेव में जहां बुजुर्ग ज्यादा प्रभावित हुए थे, वहीं दूसरी लहर में युवा वर्ग भी बड़ी संख्या में संक्रमित हुआ, बल्कि इस बार मौत का आंकड़ा कई गुना बढ़ गया। ऐसे में बात बच्चों की सेहत और सुरक्षा की हो तो सवाल उठना लाजमी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो केंद्र सरकार को कोविड-19 की तीसरी लहर के मद्देनजर चेताया भी है। उन्होंने सिंगापुर में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बच्चों को प्रभावित करने की रिपोर्ट शेयर की है और एक ट्वीट में कहा है, सिंगापुर में नए कोरोना वायरस स्ट्रेन ने दहशत फैला दी है। वहां बुधवार से स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये नया स्ट्रेन बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील भी की है और कहा है सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। हालांकि केजरीवाल के इस दावे पर मेडिकल एक्सपर्ट की राय अलग अलग है। राजधानी दिल्ली में हुए चौथे सीरो सर्वे की बात की जाए तो 29.1% आबादी संक्रमित पाई गई थी, जबकि 5 से 17 साल के मासूम 34.7% संक्रमित थे। बीते साल दिसंबर में नेशनल लेवल पर सीरो सर्वे में 26% आबादी को संक्रमण हुआ। वहीं 10 से 17 साल के एज ग्रुप में 25.3% में संक्रमण के लक्षण मिले, यानी देश का हर चौथा बच्चा संक्रमित हो चुका है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक बच्चों में कोरोना के अजीब लक्षण मिल रहे हैं, जिनमें करीब 10 साल की उम्र वाले बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी शामिल है। कुछ मामलों में बच्चों में चकत्ते और दूसरे त्वचा रोग होते हैं। हालांकि ज्यादातर बच्चों में सामान्य रूप से हल्का बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, थकान, गले में खराश, दस्त, खाने में स्वाद न आना, सूंघने की क्षमता कम होना, मांसपेशियों में दर्द होना और लगातार नाक बहने के लक्षण शामिल है। कुछ बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नामक नया सिंड्रोम भी देखने को मिला है। बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के सामान्य लक्षण जैसे लगातार बुखार आना, उल्टी, पेट में दर्द, त्वचा पर चकत्ते, थकान, धड़कनों का तेज होना, आंखों में लालपन, होंठों पर सूजन, हाथों पैरों में सूजन, सिर दर्द, शरीर के किसी हिस्से में गांठ बनना आदि शामिल है। अगर आपके बच्चे में ऐसे कोई भी लक्षण हो तो सावधान हो जाएं और डॉक्टरी सलाह जरूर लें। बीमारी से बचने के लिए बच्चों का घर में मास्क लगाकर रहना जरूरी है। रिमोट, घर के दरवाजों के हैंडल जैसे चीजों को डिसइंफेक्ट करते रहना होगा। बच्चों को संक्रमित व्यक्ति से दूर रखना होगा। बच्चों को बार बार हाथ धोते रहना और आंख, नाक और मुंह को हाथ न लगाने के लिए कहना होगा। फिलहाल देश के सभी राज्यों ने तीसरी लहर के कहर से बच्चों को बचाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, ताकि दूसरी लहर की आपाधापी वाली स्थिति बिल्कुल न बने। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है हर माँ बाप का सावधान रहना, सतर्क रहना, खुद अपने बच्चों से भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाना, ताकि कोरोना जैसी महामारी को मात देकर हम अपने परिवार को महफूज रख सकें। टीम न्यूज़ नेशन।
तो आपने देखा कि बच्चों के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर एम वली सीनियर फिजिशियन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर एम वली, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। सर, सीधा सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी, जिस सिंगापुर स्ट्रेन की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ये बच्चों के लिए कितना खतरनाक है? देखिए, पहले तो मुझे इसके नाम पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। सिंगापुर की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने कल क्लेरिफिकेशन दिया, उन्होंने वही 617 स्ट्रेन की बात की है जी। तो ये जो भी वायरस म्यूटेट कर रहे हैं, अभी हम उनमें दो ऑप्शन हैं, या तो म्यूटेट करके वो ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं या वो कम खतरनाक हो सकते हैं। दे आर ट्राइंग टू बिकम ह्यूमन फ्रेंडली, बट इस केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं और जो सिंगापुर वालों ने देखा है अपने यहाँ, और जिसकी वजह से उन्होंने एक ही बच्चे को संक्रमण होते ही स्कूल बंद कर दिए, तो ये बहुत सावधानी उन्होंने बरती है और ये हमारे यहाँ भी दिखा है। और इस पे ये बिल्कुल डिबेट मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ये सिंगापुर स्ट्रेन है, बट मैं स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ, वो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। तो ये स्ट्रेन म्यूटेटेड है और म्यूटेशन इस तरह का हुआ है कि ये अधिक संक्रामक हो गया है। और आपके चैनल ने इतनी अच्छी ये रिपोर्ट बनाई है कि आई वाज अमेज्ड टू गो थ्रू दैट, बहुत अच्छे से दिखाया है। और इसमें जो आपने पॉइंट उठाया वो ये है कि बच्चों में लक्षणों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ए यंग गर्ल 4 days बैक हैड ए सीजर, उसको दौरा आया बाथरूम में और वो थोड़ी सी उल्टी हुई और आके लेट गई, ठीक हो गई। उनकी मदर ने मुझे फोन किया तो मैंने कहा आप ब्रेन का तो टेस्ट करा ही लीजिए जो मैंने बताया है स्कैनिंग, लेकिन एक चेस्ट का भी करा लीजिए। और जब चेस्ट का स्कैन कराया तो 10 उसमें स्कोर आया सीटी में कोविड का, और आज भी सुबह उसका टेम्परेचर नॉर्मल है, तो कोई सिम्टम नहीं है। शी इज फाइन, शी इज स्माइलिंग, लाफिंग, वॉकिंग, बट उसको मैंने मास्क लगवा दिया। तो ये जो आपने सावधानी बताई है मास्क वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए भी जो बाहर से बच्चों के पास आ रहे हैं, और जो बच्चे घर में रह रहे हैं उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो एल्डर्स को संक्रमित कर सकते हैं। तो जैसा अभी डॉक्टर वीके पॉल ने भी बताया, डॉक्टर वली, हमने देखा था जो पहली लहर थी उसमें कहा जा रहा था कि चलो बच्चों को अगर हुआ भी तो बच्चे ठीक हो जाएंगे, बच्चों का इम्यून स्ट्रांग होता है। लेकिन अभी दूसरी लहर में भी हम देख रहे हैं काफ़ी बच्चे जद में आ रहे हैं, हालांकि घर पर ही बच्चे बहुत सारे ठीक हो जा रहे हैं। और अब तीसरी लहर में भी जो बच्चों के बात की जा रही है, बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे, हालांकि उसका जिक्र आपने कर दिया। ऐसा क्यों लगता है कि आने वाले दिनों में बच्चों को ज़्यादा खतरा हो जाएगा? एक्सपोजर। पहली वेव में अगर आपको याद हो तो हम लोग बहुत सावधान हो गए थे, अखबार बंद कर दिए थे, घर में लोगों को आना बंद कर दिया था, मेड्स के प्रति हम लोग बार बार टीवी पे सवाल कर रहे थे एक्सपर्ट से, और दूध के पैकेट धो रहे थे, बहुत ज्यादा सावधानी कर रहे थे, और ये बहुत अच्छा था। और उसकी वजह से पहली वेव का जो आकार था वो छोटा था और दूसरी वेव का बहुत ऊंचा और लंबा हो गया। तो ये एक सावधानी के साथ थोड़ा सा अगर हम अभी भी रहेंगे, और फर्स्ट वेव में हमने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था बच्चों की तरफ। और तीसरा ये कि हमने ये जरूर कहा था कि इम्यूनिटी बच्चों में अच्छी होती है, लेकिन उस वक्त हमें बच्चों के सिम्टम नहीं पता थे। हो सकता है ज्यादातर बच्चों को ये सिम्टम हुए और हमने डॉक्टर के पास ले जाके उनका डायरिया का या लूज मोशन का या पेट में दर्द का या उल्टी का इलाज करा दिया हो, लेकिन ये सिम्टम तो अब पहचानने में आए ना जब हमने विज़ टेस्ट भी किया उनका कोरोना। तो ये पॉइंट जो मैंने रखा है आपके सामने, शायद ये आपके सवाल का जवाब दे सके। और दूसरा, जब वायरस फैलता है तो वो ये नहीं देखता कि ये बच्चा है या बड़ा है। तीसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि जब ये म्यूटेट कर रहा है तो इसमें बच्चों के ACE2 रिसेप्टर्स से चिपकने की ताकत बढ़ रही है। ये 3 एक्सप्लेनेशन है जो इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इसमें जो आपकी नजर में, आपकी स्टडी में क्या लगता है कि किस एज ग्रुप के बच्चों को ज्यादा खतरा है, ज्यादा नुकसान पहुंचने की संभावना? देखिए, हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे की एज को खतरा है। जब हम बच्चा कहते हैं तो हम नॉर्मली 12 साल से कम के लोगों को कहते हैं, ग्रुप है, और पीडियाट्रिक एज ग्रुप है। और इसके लिए जैसे कि अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया, सिम्टम्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि कोविड में तो हम कुछ लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, जिसको होगा सबका टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा, ज्यादातर का 70% का, और वो सब खांसी, बुखार, नजला, फ्लू लाइक सिम्टम्स, और एडवांस केसेस में लंग का इन्वॉल्वमेंट, सांस फूलना, ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप करना,
लेकिन बच्चों की तो उंगली बहुत पतली होती है। तो मैं प्रैक्टिकली लोगों से कहता हूँ बच्चों के पैर के अंगूठे पे आप सैचुरेशन देखिए, तो ऑक्सीमीटर की जो गैप है वो इतना ज्यादा है कि बच्चे की पतली सी उंगली में लगेगा ही नहीं, और आप बहुत घबरा जाएंगे इंपॉर्टेंट जब बात कह रहे हैं 64 आएगा, 64 आएगा, बच्चे की पतली उंगली है, आप एकदम रोने लगेंगे, हाय ये मेरे बच्चे का सैचुरेशन क्यों ड्रॉप हो गया। तो उसके पैर के अंगूठे में लगाइए, और लड़कियों को, छोटे बच्चों को शौक होता है नेल पॉलिश लगाने का, तो उस उंगली पे लगाइए या अंगूठे पे जिस पे नेल पॉलिश न लगी हो। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, लोग एकदम नर्वस हो जाते हैं, फोन करते हैं डॉक्टर को के साथ। बहुत जरूरी बात डॉक्टर एमवली कह रहे हैं कि देखिए बच्चों का सैचुरेशन अगर आपने चेक करना है और आपको ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करना है तो बच्चों के पैर के अंगूठे पे आप ऑक्सीमीटर लगाइए, उसी से आपको सही मायने में पता चलेगा कि कितना ऑक्सीजन का लेवल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब आपने कही। एक और सवाल, जो नवजात बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे दुधमुहे जो बच्चे हैं, उनको सर कितना खतरा होता है? क्योंकि बच्चा वो हमेशा माँ के साथ रहता है, घर वाले जो बाहर से आते हैं वो चूंकि बच्चों के प्रति बहुत प्यार होता है तो आकर मिलते हैं। हालांकि बहुत लोग, बहुत क्या मुझे लगता है अब हर घर में सावधानी बरती जाती है। नवजात बच्चों के लिए कितना खतरा है? एब्सोल्युटली। देखिए कोई भी हो, वो कल का मेरे भारत का नागरिक है वो बच्चा, तो उस पर ध्यान देना माँ का फर्ज होता है। तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल जो माएँ हैं वो भी अगर बच्चों को फीड वगैरह करा रही हैं तो मास्क लगा लें। देखिए छोटे बच्चे को मास्क लगाना बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, तर्क संगत जिसको कहते हैं हिंदी में नहीं है, तो माओ को ये चाहिए। और सबसे बड़ी जो मैं सावधानी बताता हूँ लोगों को कि अपने बच्चे को दूसरों की गोद में न दें। कोई उनको थोड़ा हग वगैरह करना चाहे, किस करना चाहे, बच्चों को लोग प्यार करते हैं, तो पहली बात तो डिस्करेज करें बाहर से आने वाले लोगों को और बच्चों को उनकी गोद में ना दें। दिस इज फर्स्ट प्रिकॉशन। दूसरा यह है कि बच्चे की जो फूड हैबिट्स हैं और टॉयलेट की हैबिट्स हैं उस पर नजर रखें। आमतौर पर बच्चे डायपर में होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, तो उठकर डायपर को देखें कि इसमें हरा पीला पखाना तो नहीं आ रहा है, उसका कलर कंसिस्टेंसी तो नहीं चेंज हो रहा है, या बच्चा माँ का दूध पीने में इंटरेस्ट हो बैठा है या दूध नहीं पी रहा है। जिसको गांव में कहते हैं दूध डालना भी एक चीज होती है। बच्चा दूध पी के एकदम से जब उसको बर्फ कराते हैं तो दूध बाहर निकालता है थोड़ा सा, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर सारा का सारा बच्चा दूध उलट दे तो दैट इज अ फर्स्ट साइन ऑफ गैस्ट्राइटिस जो उसमें बच्चों में होती है। तीसरा, बच्चों को बुखार नहीं आता ज्यादा इसमें, तो बुखार ना आने से उनको पेट में डिस्कम्फर्ट होता है तो बच्चा बेचैन रहता है। तो ये माँ बहुत जल्दी पहचान सकती है क्योंकि माँ में सिक्स्थ सेंस दी है कुदरत ने, और माँ अपने बच्चे की जो रूटीन हैबिट्स हैं अगर उससे थोड़ा सा भी फर्क होता है, दूध कम पीता है या दूध उल्टी करता है या लूज मोशन होते हैं या मोशन का कलर चेंज हो जाता है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, या पेशाब के आउटपुट में कोई कमी होती है, तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो माँ पहचान सकती है। और इस तरह से माँ को ये सस्पिशन हो सकता है और पीडियाट्रिक डॉक्टर को दिखाए, क्योंकि बच्चों में बहुत जल्दी ये बढ़कर वो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट भी कर रहा है। बहुत तो सही ये हमको देखना है कि कुछ सावधानियां हैं। हमारे साथ बाकी डॉक्टर्स भी जुड़ गए हैं। बड़े लोगों के डॉक्टर के पास ना जाएं बच्चों को लेके कि जो आपने हमें दवा दी थी वही हम इसको दे दें क्या डॉक्टर साहब, ये बड़ा हो रहा है। माएँ जो हैं वो बच्चों को वही दवा देने की कोशिश कर रही हैं जो खुद खा रहे हैं। अगर उनको घर में किसी को संक्रमण है तो ऐसा बिल्कुल ना करें। उन बच्चों की डोज, उन बच्चों की जो दवा है, एंटीबायोटिक वगैरह है, वो सब डिफरेंट होती है, इसलिए उससे हमेशा पीडियाट्रिक डॉक्टर को, छोटी सी जान होती है, बिल्कुल जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको दिखाना चाहिए अगर बच्चों को कोई समस्या है तो। हमारे साथ बाकी डॉक्टर्स भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर भारती भी इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर भारती, आपकी नजर में नवजात बच्चों की जो माएँ हैं, उनके घर वाले हैं, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मेरा कनेक्शन बीच में कट गया था जी। शबीना जी, आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया, एक बार आप फिर से बताइए। सर, मेरा नाम ज्योति है और मैं स्टूडियो से ज्योति बोल रही हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि नवजात बच्चों की जो माँ है उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अच्छा, देखिए नवजात बच्चों जो यूजुअली ये कोरोना की अगर बात कर रहे हैं, कोरोना की बात कर रहे हैं, तो माँ से बच्चों में, जैसे माँ से जो बच्चों में खून के द्वारा या ट्रांसप्लांट प्लासेंटा के द्वारा जो ये इन्फेक्शन होता है वो बहुत कम होता है। तो बच्चे में, नवजात बच्चों में इन्फेक्शन होता कहाँ से, वो बात हमें समझना पड़ेगा। तो वो होता है इंट्रापार्टम, जिस समय डिलीवरी हो रही है, या उसके बाद जो है अगर लेबर रूम में है तो या तो मदर से हो सकता है या हेल्थ वर्कर हो सकता है। तो हमें ये ध्यान देना है, अगर माँ एसिम्प्टोमेटिक है और पहले उसका
कोरोना पॉजिटिव आया। तो बच्चे को माँ के साथ रखना है, बच्चे को माँ का दूध पिलाना है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। वो क्या है कि माँ को बार बार हाथ साफ करना है, माँ को मास्क पहनना है और बच्चे को फीड कराना है। दूसरी बात है कि बच्चे में क्या क्या साइन एंड सिम्टम होता है अगर कोरोना हो गया तो कोरोना जो बच्चे में होता है यूजुअली वो आपको जैसा कि मैंने बताया या तो इंट्रापार्टम में होगा या बाद में जब बच्चा पैदा हो गया, हेल्थ केयर वर्कर से हो सकता है, माँ से हो सकता है। तो ज्यादातर जो साइन एंड सिम्टम होते हैं बच्चे में वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि ये साइन सिम्टम हो गए तो हम समझेंगे कोरोना हो रहा है। बच्चे में जो भी साइन सिम्टम होंगे, वैसे बुखार हो सकता है, बुखार नहीं भी हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बच्चा ठंडा हो सकता है, दौरे पड़ सकते हैं, नीले हो सकते हैं बच्चे, और बच्चा शिथिल हो सकता है, दूध नहीं पिएगा, लेथार्जिक हो जाएगा। तो माँ को ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी बिहेवियर जो नॉर्मल एक बच्चा का है उससे अगर चेंज होता है, शिथिल हो जा रहा है बच्चा, नीला पड़ जा रहा है, सांस में दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा रो रहे हैं, तो हमें फौरन डॉक्टर से बात करनी चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बच्चे का जो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर है वो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, वो हमें बच्चे को जरूर देना चाहिए। वो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर क्या है कि एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर है कि बच्चे को गर्माहट, जो न्यूबॉर्न बेबी होती है अब वो होता है, उसको हमें गर्माहट देना है, माँ का दूध पिलाना है, इन्फेक्शन से बचना है, और जितने भी वैक्सीनेशन है वो जरूर हमें बच्चे को लगाना है, और माँ का दूध 2-2 घंटे पर या ऑन डिमांड जरूर देना है बच्चे को। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर उमेश वर्मा भी मौजूद है, सीनियर फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, अभी तक क्या देखा गया है जो बच्चों के बीच में लक्षण आए हैं, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत के अलावा? हमें बच्चों को 3 भाग में बांटने की जरूरत है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक तो नवजात बच्चे हैं जो अभी छोटे ही पैदा हुए हैं, एक छोटे बच्चे हैं जो अप टू 8 to 10 ईयर्स ऑफ एज के हैं, और तीसरे एडोलेसेंट है जो अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज से छोटे बच्चे हैं। तो सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर उनकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। जितना बच्चा नॉर्मली एक्टिविटी कर रहा होता है, सबसे पहले वो एक्टिविटी कम हो जाती है। ये सभी पेरेंट्स के लिए भापना बड़ा जरूरी है, और इसी के आधार पर आगे शक करना और इलाज करना जरूरी है जी। जितना बच्चा पहले भागता दौड़ता था या खेलता था या रोता था, मैं कहता हूँ एक नॉर्मली छोटा बच्चा तो खाली अपनी बातें रो करके या किलकारी लगा के करता है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चा उतना एक्टिव नहीं है तो ये बहुत बड़ा लक्षण है। बच्चों की सबसे बड़ी तकलीफ है कि वो अपनी तकलीफ ना तो खुद समझ पाते हैं, ना अपनी तकलीफ दूसरों को बता पाते हैं। इसलिए उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान रखें बच्चों के ऊपर, न सिर्फ नवजात शिशुओं के ऊपर। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर उमेश, जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं कि बहुत ज़रूरी हैं कि बच्चे जो हैं वो उतनी एक्टिविटी उनकी कम हो जाती है, यही एक सबसे बड़ा लक्षण है जो दिख जाता है कि बच्चे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। डॉक्टर, इसके अलावा अगर ये लक्षण दिख जाएं तो ऐसे में क्या तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, या घर पर जो डॉक्टर ने आपको हिदायत दी है कि देखिए अगर बच्चे की एक्टिविटी कम है या कुछ हल्का फीवर है तो हम अमून क्रोसिन दे देते हैं या कोई और पैरासीटामोल दे देते हैं, तो कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, कब डिसाइड किया जाए? मैम, हमें समझना ये है कि अगर किसी बच्चे की एक्टिविटी कम हो रही है और वो कोरोना की वजह से है या नहीं है, ये हम खाली घर पे बैठ करके डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हमें चिंता नहीं करनी है। हम ये आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो परेशानियां आएंगी हम उसे कैसे डील करें। हम ये नहीं चाहते कि बच्चे के माँ बाप बच्चों को घर पे लिए बैठे रहे ये सोच करके कि अभी कुछ नहीं हुआ, बच्चे की पसली नहीं चल रही, सांस में तकलीफ नहीं हो रही। अगर पसली चलने लगी और सांस में तकलीफ होने लगी तब तक तो बहुत देर हो चुकी, हम उसके लिए वेट नहीं कर सकते। निमोनिया बीमारी के पहले दिन डेवलप नहीं होगा, पहले दिन तो खाली वायरस अंदर जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से फीवर आने लगेगा। ये सांस चलना और ये तकलीफें तो तब डेवलप होंगी जब पेशेंट को निमोनिया हो जाएगा, और हम वहां तक वेट नहीं करना चाहते। इसलिए अगर बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से आप संपर्क करें और उनकी सलाह में लेकर के जांच करें या इलाज करें। ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ये न सिर्फ शहरों में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर वली, डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं हेल्थ केयर वर्कर से कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मान लीजिए गांव में है पेशेंट तो अपनी आंगनवाड़ी वर्कर से संपर्क में रहे, कोई एक जना जो इस चीज के ऊपर डिसाइड कर सके कि अब बच्चे को अस्पताल जाने की आवश्यकता है।
ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपकी सलाह है ये वाकई कारगर साबित होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब आपने कही। डॉक्टर वली, बच्चों के लिए क्या फ्लू शॉट जो है वो कारगर हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? इसके बारे में मुझे तजर्बा नहीं है, मैं बच्चों का डॉक्टर नहीं हूँ, आपके पास 2 एक्सपर्ट हैं, वो बेहतर बताएंगे। लेकिन बच्चों को जो रूटीन वैक्सीनेशन है उसमें काली खांसी का एक टीका होता है, डिप्थीरिया का होता है, तो ये जो बच्चों के एसेंशियल प्राइमरी वैक्सीनेशन है। ऑफ कोर्स एडल्ट वैक्सीनेशन में हम फ्लू शॉट कंसीडर करते हैं, लेकिन बच्चों के डॉक्टर हमारे पास तो बहुत अच्छे हैं, इसका जवाब वो बेहतर देंगे। लेकिन मैं उससे पहले ये बताना चाहूंगा। जी डॉक्टर वली, आपसे मैं अगला सवाल कर लूंगी। डॉक्टर भारती, बच्चों के लिए फ्लू शॉट क्या कारगर हो सकता है? देखिए, बच्चों को जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि बच्चों को हम अभी भूल रहे हैं, हम पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं कोरोना पर, और वो उससे क्या हो रहा है कि बच्चे का न्यूट्रिशन और प्राइवेट में मिल रहा है उसको हम भूल रहे हैं। देखिए, अगर ओवरऑल अगर आप देखें तो मोर्टेलिटी की अगर बात करें, पहला जो फर्स्ट वेव था और सेकेंड वेव था, तो बच्चों में मोर्टेलिटी बहुत ही कम है, बच्चों में सीवियर जो कोरोना है बहुत ही कम है, तो हमें घबराना नहीं है। पहला बात तो ये मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस कोरोना से हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। मदर फादर को और जो भी उनके गार्जियन उनको बताना चाहूंगा कि कोरोना से बिल्कुल मत घबराएं। कोरोना मेजॉरिटी ऑफ जो केसेज है उसमें एसिम्प्टोमेटिक होता है या माइल्ड सिम्टम होता है जो कि ठीक हो जाता है। तो आप घबराना नहीं है। डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं, डॉक्टर उमेश वर्मा के पास चलूंगी डॉक्टर भारती, चूंकि वक्त की बेहद कमी है। डॉक्टर उमेश वर्मा, बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए? पौष्टिक आहार हम सभी के खाने का एक पार्ट होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है पौष्टिक आहार खाना। उसके अंदर कोई भी ताजे फल और सब्जी जरूर हम इंक्लूड करें हर मील के अंदर। डिपेंडिंग की अगर बच्चा बहुत छोटा है तो हम उसको उसके लिए कुछ घर में जूस निकाल करके दे सकते हैं, नींबू की शिकंजी दे सकते हैं। अगर बच्चा बड़ा है तो हम उसको उसके हिसाब से कोई भी फ्रूट्स दे सकते हैं। हमें विटामिन्स के लिए कोई दवाई खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों की नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो हमारे पास में उचित आहार है वही सबसे अच्छा तरीका होगा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर वली, आपकी नजर में इम्यूनिटी के लिए बच्चों की डाइट पर कैसे ध्यान दिया जाए? सेहत के बारे में आपने पूछा है सवाल। इम्यूनिटी जी सबसे बढ़िया इम्यूनिटी रहती है बच्चे को माँ के दूध से। मदर्स फीड जो है वो सबसे अच्छा बच्चे के लिए इम्यून ट्रांसफर का माध्यम है इम्यूनिटी का। और उसके बाद बच्चे को इस समय हमें पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर से बचाना है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अलग से विटामिन नहीं देने हैं, लेकिन पौष्टिक आहार देना है। अगर बच्चे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने 3 ग्रुप में बांटा था, बर्गर खाने वाली उम्र के बच्चे हैं, तो उनको फास्ट फूड, जंक फूड बिल्कुल बाहर से, आजकल के मौसम में बिल्कुल कुछ चीज़ बाहर से नहीं मंगवानी है। बच्चे जो थोड़े और बड़े होते हैं वो अपना ऑर्डर दे देते हैं, मम्मी पापा का फ़ोन लेके अपने फ़ोन से, तो उन पे एक वॉच रखना है। ये बाहर से जो इन्फेक्शन आ रहा है बच्चों में, ये भी एक इसका टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट, कि बाहर से घर में आपने तो सावधानी बरत ली, लेकिन रात के 11 बजे पिज़्ज़ा का बॉक्स आ गया और उससे इन्फेक्शन आ गया। तो बच्चों को शुरू से ही बाहर के खाने से बचना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, जंक फूड को तौबा करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त की बेहद कमी है। डॉक्टर वली बहुत शुक्रिया, डॉक्टर भारती आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर वर्मा आपका भी न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप सभी ने हमारे दर्शकों को बताई हैं और अब उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें डॉक्टर साहब की तरफ से बताई गई हैं ये आपके काम जरूर आएंगी और सावधानी आप भी जरूर बरतेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप सब लोग अपना ध्यान रखें।